अभी जो बताया क्लियर हो गया है? साइक्लोहेक्सेन हाँ के सर। अंदर क्लियर हो गया? चलो इसी में देखते हैं अभी। इसमें साइक्लोहेक्सेन के अंदर ही, साइक्लोहेक्सेन में ही मैंने तुम्हें बताया, एक कार्बन ऊपर की तरफ, एक कार्बन नीचे की तरफ, एक कार्बन ऊपर कॉर्नर वाले 2। तो इसका बनेगा कुछ मैंने इस तरीके से बनाया था स्ट्रक्चर। मैंने ये लिया साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म, मैं बड़ा सा भी बना के दिखाऊंगा बाद में, अभी तुम्हें सिंपल बनाना है स्ट्रक्चर। ये पैरेलल लाइन तुम्हें समझ आ गया हो कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, वो क्लियर हो गया तुम्हें। 3 कार्बन इसमें नीचे की तरफ है, 3 कार्बन ऊपर की तरफ है, सब बता दिया मैंने इसके अंदर अभी पीछे। मैं भी दोबारा लूंगा, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म ही स्टडी करनी है मैं डिटेल में, चेयर और बोर्ड फॉर्म। देखो इससे मैंने, अब इसमें मैंने क्या किया, इससे अगला स्ट्रक्चर, ये दिस इज कॉल्ड एज चेयर फॉर्म व्हिच इज मोस्ट स्टेबल। चेयर है तो स्टेबल होगी, ऐसे याद रख लेना। चेयर है तो उसपे बैठ सकते हैं, एक तरह से स्टेबल होगी। और उसके बाद इसकी एनर्जी कम होती है, इसको रेफरेंस एनर्जी लेवल में जीरो एनर्जी लेवल मानते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद मैंने कन्वर्ट किया इसको हाफ चेयर के अंदर। हाफ चेयर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, जब हम इसके एक लेग को क्या कर दे, प्लेन में कर दे, इस वाले लेग को ध्यान देंगे, इस वाले पार्ट को मतलब उठा के ऊपर कर दिया। समझ आया कैसे किया होगा? किसी भी जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया इस तरीके से, ये ऐसे, ये पूरा ऐसे, ऐसे, और उसके बाद इसको हमने ऐसे कर दिया। नहीं समझ आया? 6 कार्बन दिख रहे हैं ना, पूरे 6 कार्बन आ होने गया चाहिए, सर। ध्यान रखना चीज का। तो इसको हमने ऐसे कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये आ गई हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर है, और ये क्या होगी, लीस्ट टेबल। इस पर तो नहीं बैठ सकते ना, तो ऐसे याद रख लेना, लीस्ट टेबल। हालांकि इसके अंदर रिपल्शन बढ़ जाती है, एंगल स्ट्रेन भी बढ़ जाता है, ध्यान रखना। हाफ चेयर इज लीस्ट टेबल बिकॉज बोथ, मेन रीजन क्या है इसका, बिकॉज बोथ स्ट्रेन इंक्रीज, एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, बोथ एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्सनल स्ट्रेन दे बोथ इंक्रीज। ये सब बढ़ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब सेम प्लेन में आ जाएगा तो क्या होगा, इनके एच में रिपल्शन, इसके एच, एंगल स्ट्रेन भी बढ़ गया, इनके एच, समझे कि नहीं? सारे एच में रिपल्शन बढ़ जाएंगे कि नहीं? जो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके अंदर, टॉर्सनल स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, एंगल स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें, चार चार इलेक्ट्रॉन जो हैं हर बॉन्ड में, दो इलेक्ट्रॉन होंगे हर बॉन्ड में, तो उनमें रिपल्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए एंगल स्ट्रेन भी बढ़ता है, टॉर्सनल स्ट्रेन भी बढ़ता है। एंगल स्ट्रेन भी बढ़ेगा और टॉर्सनल स्ट्रेन भी बढ़ेगा, इसलिए क्या हो जाता है, हाफ चेयर फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल। हाफ चेयर फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ये सर। भी बढ़ गया, हाँ ये भी बढ़ गया, टॉर्सनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन भी बढ़ गया, दोनों बोथ विल इंक्रीज, बोथ विल इंक्रीज। अब देखो इसी के अंदर ना हाफ चेयर फॉर्म आ गई तुम्हें समझ। अब इसी के अंदर, अगर मैं इसी के अंदर मैं इस वाले कॉर्नर को ऊपर कर दूं, तो एक बोर्ड की फॉर्म आएगी क्या, चेक करना। नहीं क्लियर है? किस वाले को? ये वाला एक ही कॉर्नर उठा रहे हैं ना हम, ये वाला, इसको ऊपर की तरफ कर दो, जैसे ये ऊपर उठा हुआ है, ये ऐसे ना, इसी कॉर्नर को ऊपर उठा दो, देखो बोर्ड की फॉर्म आ जाएगी ऐसे। नहीं समझ आया ये? आ हाँ गया सर, आ सर। गया। हाँ ये बोर्ड फॉर्म बन गया। अब इसकी स्टेबिलिटी ना थोड़ी कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इधर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम। क्या कहते हैं इनको? फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम। फ्लैग पोल हाइड्रोजन, एचएफ से डिनोट करते हैं, फ्लैग की तरह ना, फ्लैग के पोल की तरह, दोनों बहुत पास आ जाते हैं एक्लिप्स फॉर्म में। इसमें सारे एच जो है ना, चेयर फॉर्म के अंदर, ध्यान देना, चेयर फॉर्म के अंदर जितने भी एच हैं, दे ऑल आर इन स्टैगर्ड फॉर्म, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर एच जो फ्लैग पोल वाले हैं पास आते हैं, एक्लिप्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है जनरली, एक्लिप्स फॉर्म को, इसलिए स्टेबल कम हो जाता है। एच एफ, यहाँ पे जो एच है एक्सियल पे, ये एक्सियल टोटली बताऊंगा क्या होते हैं। एक्सियल होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सियल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होते हैं लगभग लगभग पैरेलल टू द प्लेन। तो इसलिए इस वजह से क्या है, हर एक कारण पे एक्सियल भी होगा और क्या होगा, इक्वेटोरियल भी होगा। तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन के अंदर 6 एक्सियल होते हैं, 6 इक्वेटोरियल होते हैं। 6 एक्सियल, 6 इक्वेटोरियल। इसमें भी बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें।
इसमें बॉन्ड्स कैसे बनते हैं वो बताऊंगा कि ये किसके पैरेलल, एक ऑल्टरनेट लाइन छोड़ दो, पैरेलल होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल होंगे, ऑल्टरनेट वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, पैरेलल आएंगे। तो मैं बताऊंगा कैसे, अभी इसको छोड़ देना। ये सिर्फ चेयर फॉर्म बनाते समय, तो बोर्ड फॉर्म समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर आ गया। क्योंकि एक मैंने बताया इसके अंदर हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन फ्लैग पोल वाले हैं, ऊपर की तरफ है, उनमें रिपल्शन ज्यादा होंगी। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन एक्लिप्स फॉर्म में होते हैं, इसीलिए रिपल्शन ज्यादा होती है। दूसरा, हाइड्रोजन इसमें एक्लिप्स फॉर्म में होते हैं, इसीलिए रिपल्शन ज्यादा होती है। अब ना इसी एक फॉर्म और बनती है, यही मान के रखो, भी यही मान के रखो तुम। इसमें ना ध्यान देना कि इसके अंदर अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं, इसको ट्विस्ट करना सोच रहे हो, मतलब जो बीच वाले मेन जो बॉन्ड्स है ना, ये वाले, इनको ट्विस्ट कर दूं, मतलब कुछ ऐसे होगा, मतलब इस बॉन्ड को ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट करने का मतलब यहाँ पे ना समझा नहीं सकते इसमें, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, और ये नीचे की तरफ हो जाएगा थोड़ा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। मतलब इसको मोड़ दिया है, इसको, इस वाले को मोड़ दिया है, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, मतलब कुछ ऐसी फॉर्म आ जाती है। ये ऐसे ट्विस्ट करने पर ये ऐसे नीचे आ जाता है। कार्बन 6 ही है इसके अंदर भी, और ये इसको बोलते हैं ट्विस्ट करने के बाद होता है ट्विस्ट बोट। ये वाली फॉर्म थोड़ा टफ, बस ये नीचे की तरफ आ गया ना फ्लैग पोल वाले, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा सेवा क्या फॉर्म आएगी? चेयर फॉर्म। चेयर के बाद ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद बोट, और हाफ चेयर तो क्या होगी? लीस्ट स्टेबल। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है साइक्लोहेक्सेन के। चार चार जो स्टेबल कंफर्मेशन है, चार जो स्टेबल कंफर्मेशन है, उनको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। ट्विस्ट बोट समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, जो बॉन्ड मैंने ट्विस्ट किया है इसके अंदर, उसको मैंने ट्विस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो ये वाला पार्ट है ट्विस्ट होके नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसलिए रिपल्सन जो फ्लैग पोल में हो रही थी वो कम होगी अब, और क्या कहते हैं, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं क्लियर हुआ ना ट्विस्ट बोट? सर क्लियर हो गया ट्विस्ट बोट। चलो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी ऐसे ही ध्यान रख लो उसको कि ट्विस्ट बोट स्टेबिलिटी ऑर्डर जो बताया है वो पूछते हैं पेपर के अंदर, और ये स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्कूल लेवल पे नहीं होंगी सारी, सिर्फ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन कोर्स में है तुम्हारे, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन ओनली, वो सिलेबस में है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्लैग पोल वाला दिखा दिया, ये बना दिया बोट। अब ध्यान देना, क्या कन्फर्मेशन आगे रिपीट होंगी? अब मान लो मैं इससे, ध्यान देना, अब इससे मैं इस वाले पैर को नीचे कर दूं उसके बोट के, तो ये इनवर्ट चेयर बन जाएगा कुछ कि नहीं? ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं? देखो, या इसको मैं प्रॉपर बना ही देता हूँ। इस वाले पैर को नीचे की तरफ कर दिया, तो ये जो चेयर बनी थी ना ऊपर, इसकी इन्वर्टेड फॉर्म आएगी अब। मतलब इसमें जो डाउन था वो ऊपर दिखेगा, जो अबव था वो डाउन दिखेगा, ये ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। नहीं समझ आया? आ गया सर। मैंने बोर्ड से ये कैसे बनाया पता लग गया? इस वाले पैर को क्या कर दिया, जो ऊपर की तरफ था नीचे कर दिया उसको। नहीं सोच पा रहे? सर आ गया। हाँ, तो ये इसे बोलते हैं इन्वर्ट चेयर। सब कुछ सेम होता है। दिस इज कॉल्ड, ये बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्ट चेयर। इन्वर्ट चेयर के अंदर ना ध्यान रखना, जो एक्सियल था इधर वो इक्वेटोरियल, ये पॉइंट नीचे आ गया ना, अब ये पॉइंट नीचे आ गया, ये पॉइंट ऊपर चला गया, तो जो भी एक्सियल बॉन्ड थे वो इक्वेटोरियल बन जाएंगे, जो इक्वेटोरियल थे वो एक्सियल बन जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये लाइन अगर ध्यान रखोगे ना आगे जाके बहुत काम आएगी, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में आजकल। मान लो इधर ग्रुप था से एक्स, ये एक्स था ऊपर, तो ये नीचे आ गया ना, तो अब एक्स जो है वो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और वाई अगर ऐसे था इक्वेटोरियल पे, तो वाई आ जाएगा ऐसे। ये बताना था, ये दिस इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग, ये होता है फ्लिपिंग, इससे ये बनना।
रिंग फ्लिपिंग कहते हैं इसको। यानी रिंग फ्लिपिंग में होता क्या है, एक्सियल जो है मतलब चेयर से इन्वर्ट चेयर बन गई एक तरह से, चेयर से इन्वर्ट चेयर इक्वेटोरियल, कोई भी एक्सियल बॉन्ड है, यानी 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन थे, 6 इक्वेटोरियल थे और 6 एक्सियल थे। एक्सियल कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सियल में। ये होता है इसके अंदर रिंग फ्लिपिंग के अंदर। नहीं क्लियर हुआ? सर चेयर और इन्वर्टेड चेयर में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पता कैसे चलेगा अलग है? नहीं, डिफरेंस कोई नहीं है, डिफरेंस दोनों इक्वली स्टेबल हैं, दोनों इक्वली स्टेबल हैं, बस ग्रुप्स इंटरचेंज हो जाते हैं। वो हम इंटरचेंज इसलिए करते हैं क्योंकि मान लिया अगर यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, देख चिराग, यहाँ मिथाइल लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, तो ये वाली चेयर फॉर्म कम स्टेबल है ना, तो हम इसमें फ्लिपिंग कर देंगे। फ्लिपिंग का मतलब जो भी एक्सियल पे वो इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, जो इक्वेटोरियल पे वो एक्सियल पे आ जाएगा। तो इसलिए अब एमई हमारा कहाँ गया, इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल पे एमई बहुत स्टेबल होता है, एक्सियल पे नहीं होता स्टेबल। ये भी बताऊंगा बाद में, अभी ये ध्यान रख ले। कभी भी बल्कि ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पे है तो ही वो स्टेबल है, यहाँ एच आ जाएगा। ये भी समझाऊंगा बाद में, अभी मैं एंगल पढ़ा रहा था, एंगल स्ट्रेन में हमने डिटेल ले ली फालतू की, अभी इसका यूज नहीं था, ये कंफर्मेशन सब इथेन में आना था, लेकिन अब बता दिया तो नोट कर लेंगे एक बार जरा। मिथेन जो है वो कहाँ गया, इक्वेटोरियल पे। बल्कि ग्रुप को हम हमेशा कहाँ प्लेस करते हैं, इक्वेटोरियल पे। रिपल्शन जो है कम होती है इसलिए। क्लियर हो गया कि नहीं है? अब क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ सर हो गया। ऐसे ही अब आगे करते जाएंगे तो अगले कंफर्मेशन रिपीट होते जाएंगे, बोट ट्विस्ट बोट सब मिलता जाएगा, ऐसे कि नहीं? यस सर। तो बस यही बताया था डायग्राम सबसे ज्यादा स्टेबल। देखो अब इसके अंदर अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है इसका, सपोज अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन, यहाँ एंगल ऑफ रोटेशन कह लो, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन। तो पहली फॉर्म थी हमारी कौन सी, चेयर फॉर्म। चेयर। मान लो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज लीस्ट स्टेबल फॉर्म से हाफ चेयर, लीस्ट स्टेबल फॉर्म है हाफ चेयर, हाफ चेयर से क्या बनती है फिर चेयर, हाफ चेयर से चेयर बनेगी। तो अब मान लिया मैंने रोटेट करने पर चेयर फॉर्म, ये आ गई चेयर फॉर्म, ये चेयर फॉर्म। अब चेयर फॉर्म के बाद यहाँ पे चेयर फॉर्म है, सपोज यहाँ चेयर है, चेयर के बाद क्या बना था, हाफ हाफ। हाफ चेयर। तो चेयर के बाद हाफ चेयर, तो हाफ चेयर पे आ बोट। गए सबसे ज्यादा एनर्जी, ये हाफ चेयर था तो ये भी हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद क्या आया, बोट बोट हाँ हाफ चेयर के बाद बोट आया था। एक्चुअल में ना मैंने बीच में फॉर्म दिखाई नहीं है, हाफ चेयर बोट नहीं आता एग्जैक्टली, हाफ चेयर के बाद ना पहले ट्विस्ट बोट आता, ट्विस्ट बोट की एनर्जी थोड़ी कम, और ट्विस्ट बोट के बाद आता है बोट। ये थोड़ा सा वेरिएशन है, ये ध्यान रखना, उसको मैं दिखा नहीं सकता था इधर अभी। ये चेयर, फिर हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोट आता है, ट्विस्ट बोट की एनर्जी कम क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर बोट फॉर्म, फिर क्या आती है बोट फॉर्म, सही ना, फिर आती है बोट फॉर्म। और बोट फॉर्म के बाद दोबारा आती है ट्विस्ट बोट फॉर्म, बोट फॉर्म के बाद एक मिनट इसको रब करके, ट्विस्ट बोट फॉर्म। ये इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, जब मोल्ड करते हैं ना तो इस तरह से आता है, फिर तो बढ़ता जाएगा आगे। तो चेयर और हाफ चेयर में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये होता है लगभग लगभग मान के रखो कि 12 किलो कैलोरी का, 12 किलो कैलोरी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे इथेन कन्फर्मेशन में डिफरेंस कितना था, इथेन के कन्फर्मेशन में डिफरेंस कितना था, 12.55 किलो जूल था, वो किलो जूल पर ध्यान है कि पर मोल, यानी 3 किलो कैलोरी के आसपास का डिफरेंस था। क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप्स आ गए तो इसमें डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाता है, 12 किलो कैलोरी का डिफरेंस है। लेकिन ये भी ना आसानी से मिल जाता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी आसानी से मिल जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये इंटरकनेक्ट होते रहते हैं। लेकिन किसी भी टाइम पर अगर तुम चेक करोगे तो चेयर के कंफर्मेशन ज्यादा होंगे देन हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट एंड बोट। ये 12 किलो कैलोरीज के आसपास का डिफरेंस होता है ना, 12 किलो कैलोरीज के आसपास का। और ये जो हमारा ट्विस्ट बोट से चेयर का है डिफरेंस, ये 6 किलो कैलोरी के आसपास, मैं अंदाजा बता रहा हूँ, ये 6 किलो कैलोरी के आसपास का डिफरेंस है, ये इतना डिफरेंस आता है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म कुछ ऐसे ध्यान दिमाग में रखना, ये ऐसे होती है और ये ऐसे,
कुछ ट्विस्ट बोट फॉर्म। और यहाँ पे चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म बनाने का तो तरीका मैंने तुम्हें बता दिया किस तरह से बनाना है, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन दिखानी है इस तरह से। तो ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एंगल ऑफ रोटेशन। चेयर से हाफ चेयर बनती है, हाफ चेयर से मैंने डायरेक्ट बनाई थी बोट, लेकिन एक्चुअल में बीच में क्या आती है, ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट फॉर्म आती है, फिर बोट फॉर्म बनती है। ट्विस्ट बोट में अगर तुम्हें डायरेक्ट बताता हाफ चेयर से ट्विस्ट बोट बताता तो समझना थोड़ा टफ हो जाता, इसलिए मैंने हाफ चेयर से डायरेक्ट बोट ली थी। मैंने हाफ चेयर से क्या लिया, पहले चेयर फॉर्म थी ये वाली, जैसे इस तरह से ये चेयर लिया था मैंने, इस तरह चेयर था। फिर मैंने क्या चेयर से क्या बनाया, इस पॉइंट को इधर कर दिया, क्या बनी, हाफ चेयर फॉर्म, ये हाफ चेयर बनी। फिर हाफ चेयर को इस पॉइंट को फिर दोबारा ऊपर कर दिया, दोबारा ऊपर कर दिया, तो कौन सी फॉर्म बन गई, बोट फॉर्म बन गई। इसलिए मैंने ऐसे दिखाया कि ये इस तरह से चलता है, लेकिन एक्चुअल में बीच में एक ट्विस्ट बोट फॉर्म भी आती है। एक ट्विस्ट बोट फॉर्म आती है, कैसे आती है, जब हम इस वाले पार्ट को ट्विस्ट कर दे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जो बताया क्वेश्चन, अगर मान लो स्कूल लेवल पे पढ़ाते हैं तो चेयर और बोट फॉर्म में डिफरेंस पूछेंगे, चेयर और बोट फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। रीजन, चेयर फॉर्म के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर इन staggered conformations, whereas in boat form hydrogen atoms are in eclipse conformations, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कार्बन, जैसे मैं कार्बन की बात करूंगा इसके अंदर, ये जो जैसे मैंने चेयर फॉर्म बनाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैंने बताया नहीं तुम्हें यहाँ पे, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये रहा। जैसे ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, साइक्लोहेक्सेन है ये, कार्बन 5, कार्बन 6। तो 1 2 3 4 5 6। जब मैं इससे बोर्ड फॉर्म बनाता हूँ, जब मैं इससे बोर्ड फॉर्म बनाऊंगा तो उस केस में क्या हो जाता है, ऐसे जो फोर्थ वाला कार्बन है 1 और 4 एक सामने आ जाते हैं, 1 और 4 सामने आ जाते हैं। ये फ्लैगफुल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन कार्बन 1 एंड कार्बन 4, कार्बन 1 2 3 4 5 6। नाउ कार्बन एटम्स प्रेजेंट, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट ऑन कार्बन 1 एंड कार्बन 4, दे आर क्लोज टू ईच अदर। इसीलिए टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगी, स्टीरिक स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। जो ग्रुप्स में रिपल्शन होती है उसे स्टीरिक स्ट्रेन कहते हैं। जो ग्रुप्स में जैसे H और H में रिपल्शन होगी वो बढ़ जाएंगी, फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स में रिपल्शन बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो चेयर से बोर्ड फॉर्म में ये डिफरेंस आता है, चेयर से बोर्ड फॉर्म। कोई डाउट यहाँ पे? yes, तो इसमें ये ध्यान रखना, चेयर से बोर्ड फॉर्म यही पूछा जाएगा। बोर्ड फॉर्म क्यों अनस्टेबल है, एक तो क्योंकि एक तो इसमें सारे हाइड्रोजन एटम जो है एक्लिप्स कन्फर्मेशन में है, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं दे ऑल आर इन एक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो एटम्स हैं कार्बन 1 पे और कार्बन 4 पे, they are close to each other due to steric strain is there and also torsional strain is there, more torsional strain is there। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बोट फॉर्म की कम होती है। और पूरा ऑर्डर भी मैंने तुम्हें बताया, पहले चेयर फॉर्म स्टेबल, फिर ट्विस्ट बोट स्टेबल, हाफ चेयर तो लीस्ट स्टेबल। हाफ चेयर में तो ऐसे अपना बैठ ही नहीं सकते हाफ चेयर पे, इसलिए लीस्ट स्टेबल। चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल, ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पहले डायग्राम बनाते समय कैसे क्या शो करेंगे, पहले हमेशा शो करेंगे कौन सी फॉर्म को, हाफ चेयर से मान लो स्टार्ट किया मैंने, हाफ चेयर से, हाफ चेयर जो लीस्ट टेबल है, फिर हाफ चेयर से डायरेक्ट चेयर बनेगी, चेयर से बनेगी कौन सी फॉर्म, हाफ चेयर दोबारा, चेयर से हाफ चेयर बनी थी ना, पहले चेयर बनी, फिर हाफ चेयर, उसके हाफ चेयर से ट्विस्ट बोट, मैंने बोट बनाई थी, मैं ट्विस्ट बोट कह रहा हूँ, पहले ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर, इस तरह से चलेगा। यहाँ बोट है, यहाँ पे ट्विस्ट बोट है, फिर दोबारा ट्विस्ट बोट आएगी यहाँ पे, समझे कि नहीं है? तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम भी बता दिया, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। हाँ, स्कूल लेवल पे नहीं पूछेंगे, मेंस लेवल पे आ सकता है, नीट लेवल पे भी और मेंस लेवल पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी मैंने तुम्हें बता ही दिया यहाँ पे कुछ ना कुछ। कन्फर्मेशन साइक्लो, इसको मैं डिटेल में लूंगा अभी, ऐसा नहीं है। एक चीज मैं चलो यहाँ बता ही देता हूँ, जो तुमने ले लिया ना, जैसे ये चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म है, इसमें दिखाया मैंने, ये इसमें ये पूरी चेयर बना दी यहाँ पे, ये चेयर। और कौन से बॉन्ड्स कैसे होते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया था अभी पिछले लेक्चर में, कि जो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और इसके दो छोड़ करके बॉन्ड जो होगा वो पैरेलल होगा, बताया था ना पीछे भी, ये पैरेलल।
कोई भी बॉन्ड ले लो, जैसे ये लिया, अगर मैंने ये लिया तो दो छोड़ करके जैसे ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, तो ये इसके पैरेलल होगा। बताया था ना ये। ऐसे ही ये वाला भी, ये ले लो, ये वाला बॉन्ड लिया अगर मैंने, ये वाला बॉन्ड लिया, ये दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड लिया मैंने, इसको अलग से दिखा रहा हूं मैं। ये लिया तो ये छोड़ा, ये छोड़ा तो ये इसके पैरेलल आ रहा, समझ के नहीं? नीले के साथ पहला नीला वाला आएगा मुझे। हाँ सर। ये बता दिया था लास्ट टाइम। इसको बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो स्ट्रक्चर गलत कर सकता है कोई। कंसेप्ट यही है, ऐसे बनना चाहिए, है ना। और दूसरा मैं बताऊंगा यहाँ पे एच जो आते हैं, जो एच आएंगे ना, एच का ध्यान देना। या जैसे ये एक्सियल वाला है, जो पॉइंट कार्बन 3 ऊपर है, कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता हो, 1 कार्बन ऊपर, 2 कार्बन ऊपर, 3 कार्बन ऊपर, 3 कार्बन ऊपर है और 3 कार्बन है नीचे की तरफ, ये रहे 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 3 कार्बन नीचे की तरफ है। कोई डाउट? हर एक कार्बन पे 2 एच है, हर एक कार्बन पे 2 एच हैं। ये दिखा रहा हूं मैं एच है यहाँ पे। एक एच दिखाया मैंने ऊपर की तरफ, ये रहा, ये एच ऊपर की, एच एफ ये दिखाया। और इस पॉइंट पे एच एफ नीचे की तरफ होगा। पॉइंट जैसे जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे दिखाना है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर दिखाना है। इसमें भी हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा। एच एफ मत लिखो, एच ए लिख दो अगर लिखना है तो। एक्सियल, ये एक्सियल वाले बॉन्ड्स हैं जो बिल्कुल ऑर्थोगोनल है, जो परपेंडिकुलर है ना प्लेन के, जो परपेंडिकुलर प्लेन के, वो एक्सियल हाइड्रोजन है। ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ। तो तुम्हें दिख गया यहाँ पे एच जो है, कितने एच नीचे हैं एक्सियल में, कितने एच ऊपर है? 3 एच तीन ब्लू वाले मैंने नीचे ऊपर, तीन ऊपर। 3 नीचे हैं और 3 ऊपर है। 3 नीचे हैं, 3 नीचे कौन कौन से हैं? 1 2 3, समझ गए कि नहीं? 3 जो मैंने ब्लैक से सर्कल किया वो नीचे है, और जो ब्लू से सर्कल किया हुआ है वो ऊपर की तरफ। हाइड्रोजन दिख रहे होंगे तुम्हें। क्लियर? डाउट तो नहीं कोई? जी सर। समझ आ गया कि नहीं है? और ऐसे ही हम क्या दिखा सकते हैं? इक्वेटोरियल। ऐसे ही हम इक्वेटोरियल दिखा सकते हैं। ये रहा, ये ऐसे ही दिखाना जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, इधर ही दिखाना बिल्कुल ऐसे। इधर भी ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल। समझ गए कि नहीं? यस सर। और इक्वेटोरियल जो बनाया ना, तुम चेक करोगे ना, तो देखो ये इस तरह से पैरेलल वाले होंगे। एक्सियल बनाना तुम्हें आ गया। इक्वेटोरियल वाले देखो, ये इक्वेटोरियल है, एक बॉन्ड छोड़ के पैरेलल, इसके है पैरेलल दोनों के नहीं? नहीं क्लियर? हाँ सर। ऐसे ही ये भी पैरेलल होना चाहिए, एक बॉन्ड छोड़ के उसके पैरेलल आना चाहिए। एच, ये दिखा दिए दोनों एच, इक्वेटोरियल वाले, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। समझ आ गया कि नहीं है? स्ट्रक्चर बनाना आ गया इसका कि नहीं? यस सर। स्ट्रक्चर बिल्कुल ढंग से आना चाहिए। चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसमें। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। एंगल स्ट्रेंथ तो मैंने बता दिया। एंगल स्ट्रेंथ में मैंने साइक्लोहेक्सेन भी ले लिया एक तरह से, कि साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशंस कैसे बनते हैं। तो एंगल स्ट्रेंथ हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और जो मैंने चेयर फॉर्म ली है ना, उसमें स्पेशली जो हाइड्रोजन ये वाले हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लो मिथाइल आ जाता है, मिथाइल ग्रुप आ जाता है, तो ये वाले 3 जो है सेम प्लेन में होते हैं, जो ऊपर वाले कार्बन है, 1 2 3। समझ गए कि नहीं है? तो इनमें रिपल्शन, जैसे इसमें ना, इसका जो H है, इसका जो H है ना, ये H होगा। एक H तुम्हारी तरफ आता हुआ, वेज वाला दिखाया मैंने, ये जो दिख नहीं रहा ढंग से, ये डैश वाला। और एक H ये,
ये इन तीनों में रिपल्शन हो सकती है, एक इसमें और इसमें, इनमें रिपल्शंस होती हैं, सही ना, इनमें रिपल्शंस होती हैं, इन तीनों एच में। समझ गए कि नहीं है? सी एच जो है ये प्लेन में होगा किसके साथ, 1 2 3 4 5 जो ऊपर वाले हैं। नहीं समझ आ रहा है? इनके ये साथ यहाँ पे सर वेज पे था, ये ना, ये वाला जो एच है, मिथाइल जब मैंने इक्वेटोरियल पे लिया, ये वाला जो एच है, नहीं, मिथाइल ग्रुप वो का एच तो होगा ना ये, आ गया किसके साथ रिपल्सन होगी, प्लेन में कौन से होंगे? जो 1 कार्बन पे CH3 था उसका एक CH बॉन्ड होगा, C3 का ये वाला एच जो एक्सियल पे है, और C5 का ये वाला एच, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, रिपल्शन होती है इनके अंदर। इसलिए मैं ओके तो बता रहा हूँ कि जो बल्की ग्रुप है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे। अगर यहाँ होता तो प्लेन में नहीं आता, तो रिपल्शन नहीं होगी। समझ गए कि नहीं है? चलो ये बात की बातें हैं। कई बार स्टेबिलिटी मिलती भी है, यहाँ से स्टेबिलिटी मिलती कैसे है, स्टेबिलिटी मिलती कैसे है, जैसे मान लो अगर ऊपर OH आ जाए ना, अगर ऊपर क्या आ जाए, OH, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे OH आ गया, जैसे यहाँ पे OH आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगी अब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्टेबिलिटी भी मिलती है। लेकिन अगर इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो 1 और 3 पे, 1 2 3, तो ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, स्टेबिलिटी भी मिलती है इससे, लेकिन हाँ रिपल्शन भी होती है। अगर जैसे CH3 होता है यहाँ पे, तो रिपल्शन होती है। अच्छा चलो, कुछ एंगल स्ट्रेन क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर, हो गया। एंगल स्ट्रेन क्लियर हो गया ना यहाँ पे। फिर मैंने तुम्हें टॉर्सनल स्ट्रेन कल बता दिया था। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या था, एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन एटम, याद है कि नहीं? है टॉर्सनल स्ट्रेन कल बताया था। हाँ सर। टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन एटम। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें इन दोनों में से किसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है, मुकुल आंसर दियो जल्दी। ME है, H H H, इधर भी ME H, ये है, और मान लो एक ये स्ट्रक्चर है, ME H ME, एक मिनट, H, कुछ गलत कर दिया, एक मिनट रुको, HME। अब बताओ किसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है, इन दोनों में किसमें टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है, बोल मुकुल। सर पहले में, पहले में टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है। नहीं कुणाल तू बोल। दूसरे में सर, पहले में तो दूसरे 0 में डिग्री कुणाल तू होगा। बता। हाँ, तो कुणाल तू बोल। सर पहले में ही होना चाहिए बिकॉज MEME दोनों सामने हैं। हाँ सही है। अच्छा, और किसी बच्चे को आंसर देना है कि टॉर्सनल स्ट्रेन किसमें ज्यादा होगा इनमें से? नहीं, दक्ष आंसर बोल, दक्ष, लक्ष्य, श्रेया, कुणाल, चिराग। सेम होगा दोनों में। दोनों में सेम होगा, तुम लोग सोच नहीं इक्वल। पा रहे, कुणाल कैसे कर रहा है आंसर? आंसर कुणाल आंसर बोल, अगर तुषार, देव, ये अब ये समझ आ गया मुकुल तेरे को? इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के, और इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो भारी हल्के हो रहे हैं? इधर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, इधर जो दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उनमें रिपल्शन थी ना, कल समझाया तो था ये। हाँ क्या हाँ हाँ। उनके इलेक्ट्रॉन चेंज, क्या उनके इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, वो भारी हल्के हो जाएंगे क्या? नहीं एक बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, रहेंगे ना। तो टॉर्सन स्ट्रेन दोनों में किसमें ज्यादा है? सेम सेम। दोनों में सेम है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? यस यस सर। दोनों में एंगल 0 डिग्री का है। टॉर्सन स्ट्रेन के लिए एंगल, जो टॉर्सनल एंगल होता है वो 0 से लेकर 60 के बीच में ही होता है।
0 से लेकर 60 के बीच में ही होता है। मैंने तुम्हें बताया वो स्टैगर्ड फॉर्म और एक्लिप्स फॉर्म, दो फॉर्म होती हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी फॉर्म आती है, तुम उसे गॉच या स्क्यू कह सकते हो, तुम उसे गॉच या स्क्यू कह सकते हो। तो टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो दोनों के केस में सेम रहेगा। ये नहीं पता होगा ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन जो लूंगा वो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ पढ़ के रखो इसे, हर एक आइसोमेरिक डिटेल में किया है, लास्ट में चल रहे हैं बिल्कुल अब अभी कंफर्मेशन आइसोमेरिक। उसका तुम्हारा जो टॉपिक रह जाएगा वो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जितनी कन्वर्जेंस मैंने कराई, जीओसी तो आनी चाहिए, कन्वर्जेंस जो मैंने कराई है ना वो पढ़ लेना, ताकि रिएक्शन पहले से आती होगी, उसका मैकेनिज्म लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। हालांकि मैकेनिज्म भी मैंने काफी बता दिया तुम्हें पहले भी, जैसे रीमैटिमन रिएक्शन, कार्बोनिल रिएक्शन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको पढ़ के रखना कन्वर्जेंस को। और टेस्ट तुम्हारा 11th वालों को टेस्ट मैंने कब बोला है, कल, कल टेस्ट है 11th वालों का। 12th वालों का टेस्ट संडे को भी हो सकता है और ट्यूसडे को भी, संडे ट्यूसडे किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है 12th वाले बच्चों का। तो उसको भी करके रखना। उनमें उसमें 12th का सिलेबस ही दूंगा, 12th का बस एक दो बार 12th के सिलेबस का टेस्ट दूंगा, फिर 12th वाला को जो टेस्ट चलेगा वो कंप्लीट सिलेबस का चलेगा, 11th 12th दोनों कंबाइंड। अब बिल्कुल सीरियसली लो, अब एक डेढ़ महीना रह गया है जो तुम्हारा मेंस का पेपर है, तो अब नोट करना है। अच्छा, अब इन दोनों में से स्टीरिक स्ट्रेन या वेंडर वॉल स्ट्रेन किसमें जा रहा है, स्टीरिक स्ट्रेन और वेंडर वॉल स्ट्रेन, ये किसमें जा रहा होगा, स्टीरिक स्ट्रेन या नॉन बॉन्डेड स्ट्रेन भी कहते हैं इसको, नॉन बॉन्डेड स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन, नॉन बॉन्डेड स्ट्रेन या वेंडरवॉल स्ट्रेन। बोलो किसमें जा रहा है। सर फर्स्ट वाले में। हाँ, क्यों, रीजन दो। तो दो मॉलिक्यूल जब इसके सेम होंगे तो फिर एमईएम में बहुत रिपल्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं, एमई भी बल्कि, ये वाला एमई भी बल्कि, तो रिपल्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इसमें एक एमई है तो एक एच है, तो रिपल्शन थोड़ी कम होगी। तो इसलिए टॉर्सनल स्ट्रेन तो दोनों में बराबर होगा, लेकिन स्टीरिक स्ट्रेन और वेंडरवॉल स्ट्रेन और नॉन बॉन्डेड स्ट्रेन, तीन स्ट्रेन बताया मैंने। एंगल स्ट्रेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा, जिसमें हमने कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन स्टडी कर लिया है। टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो हमारा दोनों में बराबर है इस केस में, जो कि ये फुली इक्लिप्स फॉर्म है। मैं बताऊंगा अभी, ये पढ़ाना मेरे को सब कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में, फुली इक्लिप्स फॉर्म है। और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म। ये पूरी इक्लिप्स नहीं है, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, फुली इक्लिप्स फॉर्म है ना। फुली इक्लिप्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल होती है, फुली इक्लिप्स फॉर्म याद रखना इसको। और इसको हम फुली इक्लिप्स फॉर्म को सिन पेरीप्लेनर भी कहते हैं, सिन पेरीप्लेनर, सिन पेरीप्लेनर। और एक्लिप्स फॉर्म को, एक्लिप्स फॉर्म जो है इसको, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और क्या आएगा, मतलब इसको हम वैसे बीच में फुल इक्लिप्स और स्टेबल स्क्यू और गॉच भी कह सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इस केस में गॉच फॉर्म हमारी अलग से भी बनती है, सही ना। गॉच फॉर्म हमारी अलग से बनती है, इसको एंटी क्लाइंट फॉर्म, एंटी क्लाइंट, ANTI CLIND, एंटी क्लाइंट फॉर्म भी कहते हैं एक्लिप्स फॉर्म। ज्यादा यूज नहीं होता, यूज जो होता है फुल इक्लिप्स और एक्लिप्स ही यूज होगा, यही याद रखना। अभी तुम्हें बस ये बात जो मैंने बताई है समझ आनी चाहिए। टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों के अंदर बराबर है, लेकिन स्टीरिक स्ट्रेन या वेंडरवॉल स्ट्रेन या नॉन बॉन्डेड स्ट्रेन वो इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा देन दिस, फुल इक्लिप्स फॉर्म में ज्यादा होगा देन एक्लिप्स फॉर्म, देन एक्लिप्स फॉर्म। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट टाइम ही स्टार्ट करेंगे कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें लेक्चर टाइम लग जाएगा उसमें। एक और मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे लिया हमने, चलो ये ले लेते हैं, एमई एमई H ये ले लिया, और एक ले लिया एमई एमई H। आप बताएंगे टॉर्सनल स्ट्रेन किसमें ज्यादा है, टॉर्सनल स्ट्रेन किसमें ज्यादा है, पहले में वो स्टैगर्ड में ज्यादा होता था, स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है। अच्छा, और कोई 11th का बच्चा, 11th वाले बच्चों में से, सर सेकंड में। विधि तुम्हारा सही है बिल्कुल, रीजन दो।
सर फर्स्ट वाले में टॉर्सनल एंगल ज्यादा है पर स्ट्रेन सेकंड में ज्यादा है। फुली इक्लिप्स फॉर्म है ये, और ये हमारी कौन सी फॉर्म है? गॉच फॉर्म। ये गॉच फॉर्म होती है। इसमें एंगल कितना है? एंगल कितना है? टॉर्सनल एंगल 0 डिग्री का है, तो एम ई जस्ट एट द बैक होगा। दोनों जो प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स हैं फ्रंट और बैक कार्बन एटम के, दोनों एग्जैक्टली एट द बैक होंगे, रिपल्शन ज्यादा। इसमें जो प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स हैं थोड़े दूर हो जाएंगे 60 डिग्री पे। नहीं क्लियर हो रहा? 60 डिग्री पे हो जाएंगे कि नहीं? ये गॉच में ना, गॉच में 60 डिग्री पे प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स जो हैं हाँ फ्रंट और बैक कार्बन एटम के 60 डिग्री पे होगा तो रिपल्शन कम, इसलिए टॉर्सनल स्ट्रेन जो है फुली इक्लिप्स में ज्यादा होगा। नहीं समझ आ रहा अभी? हाँ सर आ रहा है, ये आगे समझ। फिर गलत नहीं बोलना था ना, मुकुल पिछला कराया तो उसमें देखा प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें एंगल, फ्रंट हाँ और बैक कार्बन एटम के, फ्रंट और बैक कार्बन एटम के जो प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना है वो कितने पास है कितने दूर है। या तो वो 0 पे होंगे वो 60 पे होंगे, या 0 पे या 60 पे टॉर्सनल स्ट्रेन के अंदर। तो इस केस में 0 पे हैं और इस केस में 60 पे हैं, तो रिपल्शन ज्यादा। नहीं समझ आया अभी? इस तरह है समझ। और स्टेरिक स्ट्रेन या वैंडरवाल स्ट्रेन या नॉन बॉन्डेड स्ट्रेन किसमें ज्यादा है? तो ये होता है रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन एटम। ये क्या है? स्टेरिक स्ट्रेन, रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स और एटम्स प्रेजेंट ऑन फ्रंट एंड बैक कार्बन एटम। वो क्या है? स्टेरिक स्ट्रेन और वैंडरवाल स्ट्रेन और नॉन बॉन्डेड स्ट्रेन। वो किसमें ज्यादा है? बोलो, तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो। उसका मतलब इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सर टफ नहीं है फुल्ली क्वेश्चन। इक्लिप्स्ड में ही है क्योंकि फुल इक्लिप्स में दोनों ग्रुप बिल्कुल पीछे हैं, ये जस्ट एट द बैक है, हाँ दोनों बल्कि ग्रुप, तो रिपल्शन ज्यादा। बोलो, नहीं यस क्लियर सर हुआ फुल्ली अभी? में ही सेकंड में। हाँ, टॉर्सनल स्ट्रेन सेकंड में ज्यादा है, ये फर्स्ट ये सेकंड। टॉर्सनल स्ट्रेन सेकंड में ज्यादा है फर्स्ट से, और दूसरा स्ट्रेन क्या कहते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन सेकंड में ही ज्यादा है फर्स्ट से। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर हो गया। तो ये ध्यान रखना, इस चीज का गलती नहीं करनी है। जैसे एक क्वेश्चन में चलो कल का कंफर्मेशन ऑफ इथेन कितने होंगे? नंबर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ इथेन, मैं एक बार ऑप्शन दे देता हूं, नंबर ऑफ कंफर्मेशंस ऑफ इथेन। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं दिया ऑप्शन 1 2 3, क्या आएगा आंसर? 1 2 3 या इन्फिनिटी? फोर्थ। इन्फिनिटी आएगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? इन्फिनिटी आएगा कि नहीं? हम दो स्टडी करते हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, इससे हमारी डिटेल स्टडी हो जाएगी। इन दोनों की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। अदरवाइज तो 2 डिग्री से घुमाओ, 3 डिग्री से घुमाओ, एक कार्बन को फिक्स करके बहुत सारे बन सकते हैं ना, तो कंफर्मेशन कितने होंगे? इन्फिनिटी। अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम स्टैगर्ड एक्लिप्स स्टडी करते हैं, या थोड़ा कई बार गॉच ले सकते हैं। तो यहाँ तक तुम कर लेना और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना। कल 11 12